नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आलोक सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया डीजी नियुक्त किया गया है। वो 1 मई से इस पद का कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल वो कानपुर जोन में एडीजी के पद पर तैनात थे। गृह विभाग के आदेश के बाद पुलिस विभाग में और तबादलों की संभावना है। सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कारकों को चिन्हित किया जाए जो महिला स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण में बाधक हैं। इस दृष्टि से देश के सबसे बड़े विधानमंडल की अपनी एक भूमिका है और उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम सब उसका आत्ममंथन कर सकें। आज एक दिवसीय सदन के माध्यम से जो एक शुरुआत प्रारंभ हो रही है, मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी माननीय सदस्यों का इस एक दिवसीय विशेष सत्र में जो आधी आबादी के लिए समर्पित है, मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। महोदय, मुख्य रूप से जो आपका विषय है वह हमें समग्रता के साथ अगर हम देखेंगे तो यह वहां से प्रारंभ होता है जब 2023 में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए 2014 से लेकर के 2023 के बीच नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में आधी आबादी के लिए जो कार्य हुए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ कि अब वह केवल लाभार्थी परक योजनाओं से ही न जुड़े बल्कि भारत की नीति निर्धारण में भी और कानून बनाने में भी उसकी प्रभावी भूमिका हो। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, आज भी भारत की संसद में अब तक की सबसे बड़ी संख्या 15% महिलाएं भारत की संसद में पहुंच पाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये 11-12% तक ही सीमित है। अगर इसी संख्या को हम बढ़ा करके 33% अनिवार्य रूप से कर लें और कुछ अन्य महिलाएं भी अगर आएंगी तो वह संख्या 35 से 40% तक पहुंच सकती है, जो आधी आबादी के अनुरूप मिलने वाले उनके अधिकार के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश आभारी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपने याद देखिए, आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाई जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपये में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। समाज कल्याण विभाग का बाबू और उसके इर्द गिर्द की वो चंडाल चौकड़ी उस पैसे को खा जाती थी। वह लाभार्थी मुंह ताकता रहता था। पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीरो अकाउंट खुला, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला, उसको मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई, और देश के अंदर 30 करोड़ नारी के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। आप लोगों ने तब भी मजाक बनाया था, तब भी आप लोगों ने उसका मजाक बनाया था कि साहब देखिए ये अपमान हो रहा है महिलाओं का। कहां है 15 लाख रुपए? यही तो कहा था आप लोगों ने, ये मुद्दे उछाले थे। लेकिन कोविड कालखंड में आप याद करिए, शासन की योजना लाभार्थी परक अभियान के तहत सीधे हर नारी के बैंक अकाउंट में शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा, जब 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामान्य गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, इन सबके सामूहिक रूप से स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ हर घर शौचालय का भी एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बनने थे 2 करोड़ 61 लाख शौचालय। पहले 2.5 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 40 से 41 लाख शौचालय ही बन पाए थे, पहले 2.5 वर्ष में। और 2017 में जब डबल इंजन की एनडीए की सरकार यूपी में आई, हम लोगों ने अगले 1.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए थे प्रदेश में। 2 करोड़ से अधिक शौचालय। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। आप लोग तब भी मजाक बनाते थे, तब भी हंसते थे कि शौचालय से क्या होगा। पांडे जी, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति केवल अनुभव से ही वरिष्ठ नहीं है, संसदीय परंपराओं से ही वरिष्ठ है। आप लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन आधी आबादी की प्रगति और उनकी गरिमा के सम्मान की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं दिखाई देते। ये जो शौचालय थे, केवल शौचालय नहीं थे, ये शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, गांव की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, मोहल्लों की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, और बीमारियों को समाधान और उन्मूलन की भी महत्वपूर्ण पहल थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपके जनपद में तो सर्वाधिक होती थी, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। और मैं कह सकता हूं
डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। ये हमने उन मासूम बच्चों को ही बचाया है। नारी गरिमा की रक्षा भी हुई, नहीं तो होता क्या था? होता क्या था फिर? गांव में आप पैदल नहीं चल सकते थे, महिलाएं बीमार होती थी, शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी और समाजवादी पार्टी के सोहदे वहां जाकर के छीटाकशी करते थे। ये दृश्य होता था, ये दृश्य था। लेकिन आधी आबादी की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वो व्यवस्था दिलाई। हर घर पानी प्रस्ताव में आ रहा हूं ना, प्रस्ताव में रखूंगा उसी पे। अभी जब मैं उस पे आऊंगा फिर प्रस्ताव रखूंगा मैं। अभी उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे थे। जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है। ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। फिर सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और 65 लाख परिवारों को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले 1.5 वर्ष में, यानी समाजवादी पार्टी की 2.5 वर्ष तक सरकार थी, 2.5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास आप नहीं बना पाए, बल्कि भारत सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते रहे। ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार आई, हम लोगों ने आने के बाद पिछले 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं और उन तबकों को भी आवास उपलब्ध करवाया है जिनके पास कोई आसरा नहीं था। और इनमें से ज्यादातर आवास महिला लाभार्थी के नाम से है, यानी महिला भी लाभार्थी हो सकती है और उसके नाम पे आवास हो सकता है। ये भी सुविधा उपलब्ध करवाई है, ये भी उनको सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। ऐसे ही आबादी की लैंड, आप तो जानते हैं गांव में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है। ग्राम पंचायत आबादी की लैंड में उसको आवंटित करती है, पट्टा देती है, वो उसी पे अपना मकान बनाता है, लेकिन उसका मालिकाना अधिकार उसके पास नहीं होता, कागज नहीं होता था। पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से, प्रधानमंत्री घरौनी योजना के माध्यम से उन गरीबों को जहां पे उसका मकान है उसका मालिकाना अधिकार भी मिलेगा और वह महिला के नाम पर होगा। ये पहली बार हुआ है। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, प्रदेश में अन्य दलों की सरकारें भी कर सकती थी, नहीं किए। और मैं कह सकता हूं कि आज डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है और भारत के अंदर
3 करोड़ परिवारों को अधिकार मिला है और उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकार प्राप्त हुआ है। यह भी महिलाओं के नाम पर ये सभी अधिकार पत्र जारी हुए हैं। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के लिए उठाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कदमों में मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, एक गरीब परिवार बेटी की शादी के लिए चिंतित न हो, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। हमने तो बेटी कहा, हमने उसको भाजपा सपा में, भाजपा कांग्रेस में या दलों में नहीं बांटा था, जाति में नहीं बांटा था। हमने कहा बेटी की शादी के लिए, वो बेटी कोई भी हो, प्रदेश की बेटी होगी, कन्यादान मां बाप के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधि भी जाकर के उसमें भागीदार बनेंगे, जनप्रतिनिधि भागीदार बनेंगे, जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र छपवाएगा। ये पहली बार हुआ। ये लोकतंत्र ये है जहां जिले का सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, उनकी टोली उनका निमंत्रण पत्र छपवाती है और सामूहिक विवाह की योजना का लाभ मिल सके। 6 लाख बेटियों की शादी हुई है अब तक, 6 लाख, और समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था इस स्कीम का। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, आप तब भी विरोध किए थे। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जब बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी स्नातक तक की पढ़ाई कर सके, समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। हम 25,000 रुपए पैकेज दे रहे हैं, 26 लाख बेटियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृवंदना की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मातृवंदना की स्कीम हो, ये सभी ऐसे कार्यक्रम थे जो वेलफेयर स्कीम के साथ जुड़ते हुए उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर रही थी। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की स्कीम, ये ढेर सारी ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम से नारी स्वावलंबन के कुछ आदर्श प्रस्तुत हुए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम स्टार्टअप की स्कीम लागू होने के बाद 20,000 से अधिक स्टार्टअप स्थापित हुए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की स्कीम के अंतर्गत जो अभियान प्रारंभ हुआ उसके कारण आधे स्टार्टअप यूपी के अंदर महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। ये जब किया गया तब, पहल हुई है तब। उज्ज्वला योजना में आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए, उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी, समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़।
जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह वेलफेयर की वे स्कीम है जो पिछले 12 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आगे बढ़े। लखपति दीदी की स्कीम 3 करोड़ महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में वीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव में बैंकिंग लेन देन का काम कर रही हैं, बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर महिला स्वावलंबन का आदर्श प्रस्तुत कर रही है। और कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें आज भारत की नारी अपना लोहा न मनवा रही हो? हर एक सेक्टर में, पर डिफेंस का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो या फिर किसी भी अन्य सेक्टर में, समाज के हर एक क्षेत्र में जब वह नेतृत्व दे रही है, लेकिन इस नेतृत्व के साथ साथ उसके पास राजनीतिक ताकत भी आए, नीति निर्धारण में भी वह मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इसमें सबसे बड़ी बाधा आप लोग बने हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उस संशोधन को जो 2029 से लागू होना था, उस संशोधन का आप लोगों ने लोकसभा में विरोध किया और उसी के लिए आज हम सब यहां पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि जब महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का, अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का लोहा मना रही हैं, बेहतरीन नेतृत्व दे रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों उसमें बाधक बन रहे हैं? क्यों बाधक बन रही हैं? वेलफेयर स्कीम से लेकर के अब वे समाज में नेतृत्व की सामर्थ्य भी विकसित कर सकें, इसके लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास के लिए सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कदमों के प्रति, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया और जब 29 में इसको लागू करने के लिए एक आवश्यक प्रस्ताव लेकर के आए तो उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये सभी दल उसमें बाधक बन गए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप सबका चेहरा तो बोलने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। आप लोग यही सब करते रहे हैं, अनावश्यक मुद्दे से उसको नैरेटिव को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रदेश ही नहीं देश आपकी इस हरकत को जानता है, एक एक कारनामों को जानता है। और खासतौर पर जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री
के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।